लड़कियां 30 क्रॉस कर जाती है, 35, हमें कैरियर बनाना, वो बनाना। क्या शादी के बाद कैरियर नहीं बनता क्या? और फिर क्या है कि कई जो नेचुरल हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसको आप रोक नहीं सकते। तो प्रकृति को हम भूल जाते हैं, बेसिक रूल जो प्रकृति के नेचर के वो भूल जाते हैं, और हम संस्कारों का रोना रोते रहते हैं कि भाई संस्कार ये तो ऐसा नहीं है, हमारे संस्कार ऐसे नहीं थे। संस्कार की फिर बत्ती बन जाती है, कुछ नहीं देने का। तो मुझे लगता है कि ये सोल्यूशन आपको स्पष्ट लिखा हुआ है। अब आप इसको शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन रेत में गड़ा लेते तो वो बात अलग है, लेकिन ये हर किसी के लिए, सिर्फ राजपूत जाति के लिए नहीं, हर जाति के लिए इसे सीख लेने की जरूरत है। मेरे पास आज वही किताब है, रिपोर्ट मर्दुमशुमारी राज मारवाड़ 1891। तो उस समय की तत्कालीन जो मारवाड़ स्टेट थी उसमें जो जातिगत जनगणना यानी कि कास्ट सेंसस हुई थी, उसमें राजस्थान की जातियों का इतिहास एवं रीति रिवाज। तो इसमें पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि जो राजपूत जातियों में विभिन्न रिवाज थे, रीति रिवाज वगैरह। तो राजपूतों के अलग अलग गोत्रों में मोस्टली कॉमन रिवाज ही होते थे, जैसे आज होते वैसे। तो इसमें एक टाइटल आता है कि राजपूतों के बोहरे और कामदारी। ये ठिकानेदारों को, जागीरदारों को लेकर है इसमें। तो भाई उस समय जो तत्कालीन 1891 में जागीरदारों की क्या स्थिति थी, तो इसमें बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ। हालांकि अगर दूसरी जातियों का भी इतिहास देखें, इसमें काफी चीजें बहुत स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। सारी तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबा भी हो जाता है, और कई चीजें लोगों को आजकल क्या है कि लोगों के भावनाएं बड़ी आज जल्दी हो जाती है, उस वजह से आप चाहे तो खुद पढ़ सकते हैं। तो लेकिन जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो इसमें राजपूतों के बोहरे और कामदार को लेकर लिखा है कि राजपूत अक्सर महाजनों के कर्जदार रहते हैं, हिसाब किताब नहीं जानते हैं, तो हमेशा कर्जे में डूबे रहते हैं। राजपूत उसमें पढ़े लिखे भी, ठिकाने वाले भी पढ़े लिखे बहुत कम रहते थे, क्योंकि महाजन लोग उनके ऊपर अपना कर्जा वाजबी और बेवाजबी बढ़ाते रहते हैं, यानी कि जायज और नाजायज, जो लिख दिया, वैसे ही कोई हिसाब किताब पूछने वाला नहीं। और कई ठिकाना होता ही था, स्वतंत्रता के बाद भी कई ठिकानों में ऐसा होता था कि कई कामदार होते थे वो जो भ्रष्ट होते थे, तो भ्रष्टाचार चलता रहता था और ठाकुर साहब को पता ही नहीं लगता था। यहाँ की यही हाल जागीरदारों के भी है। वे बहुत ही कम हिसाब किताब जानते हैं और अपने कामितियों के मोहताज रहते, यानी कामदारों की मोहताज रहते, जो उन्हीं के मुथे यानी महाजन होते थे। और कई वर्ष पहले तक ये जागीरदार उनसे सिर्फ एक ही तरीका हिसाब का जानते थे कि दूसरे तीसरे वर्ष इनका घर लूट लेते थे। मगर आजकल राज के डर से ऐसा नहीं कर पाते। भाई ज्यादा कर्जा चढ़ाते देते, दो तीन दूसरे तीसरे वर्ष फिर महाजन को ही लूट लो, भाई ये हिसाब किताब क्लियर है, वाजब बेवाजब लिखता जाता भाइयों में, और कर्जा चढ़ा जाता। कर्जदार जागीरों को महकमे हैसियत से बड़ा फायदा पहुंचा है, जिसमें उनके कर्जे की तहकीकात होकर सलीका बन जाता है। यानी कि बाद में जोधपुर रियासत, जो तत्कालीन मारवाड़ी रियासत, तो उसमें महकमा हैसियत जो डिपार्टमेंट खुला, उसमें जितने भी ठिकानेदारों की ये जो वाजब बेवाजब कर्जे होते थे, तो महाजन उनकी तहकीकात होती थी कि वास्तव में महाजन ने सही लिखा या नहीं लिखा। तो उस तहकीकात होकर जो कर्जे का पूरा हो लेखा जोखा होता था, तो उससे फायदा हुआ जागीरदारों को। और इसमें नेक्स्ट आता है कि अफीम और शराब। अफीम और शराब की हालांकि पहले जैसी तो नहीं है, मैं बदलाव देख रहा हूं। अफीम तो लगभग राजपूत बंद ही कर चुके हैं। पश्चिमी राजस्थान में है थोड़ा बहुत। और शराब को लेकर दो अलग अलग विरोधाभासी चीजें हैं। सामाजिक स्वीकृति तो शराब को आज भी है, लेकिन एक तरफ देख रहा हूं कि नई जनरेशन में मोस्ट ऑफ, ज्यादातर बहुमत है नहीं पीने वालों का। अब नई जनरेशन है वो समझ रही है इन चीजों को, और नई जनरेशन लगभग शराब से दूरी है। और ठीक है, 2-4% लोग मैं मान सकता हूं कि वो आज भी मिल जाएंगे आपको, गाँव हो चाहे शहरों में मिल जाएंगे। तो उस समय की क्या स्थिति थी इसमें है कि राजपूतों में अफीम बड़ी जरूरी चीज समझी जाती थी, और जिसकी जरूरत हर मौके पर उनको होती थी। औलाद पैदा होने पर सगाई, बिया और गमी में अफीम बांटते थे, यानी कि हर मौके पर अफीम थी। और आज भी दूसरी जातियों में अगर देखा जाए तो ओबीसी की जातियां, उनमें अफीम का प्रचलन ज्यादा है। उस समय राजपूतों में ज्यादा था, आज ओबीसी की जातियों में मैं ज्यादा देख रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल धरातल पे देखता हूँ। तो अफीम बांटते थे और गाड़वा करके लोगों को पिलाते थे। गाड़वा यानी कि अफीम को पानी के साथ मिक्स करके गाड़ के
इन सबसे बढ़कर बात यह कि किसी आदमी से चाहे कितनी अदावत हो, और मगर जब उसके हाथ से अफीम ले लेवे तो बस उसी दम सफाई, उसी टाइम सफाई हो जाएगी। यानी कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो, मनमुटाव, तो अफीम उसके हाथ की ले ली तो सारे गिले शिकवे दूर। राजपूत अफीम के नशे को मर्द नशा कहते हैं और शराब के नशे से ज्यादा ठहरता है और उसका बहुत बखान करते हैं। यानी कि अफीम के नशे को आज भी, अफीम के जहाँ सभा होती है तो वहाँ लोग ये अफीम के दोहे वगैरह करते हैं, गीत वगैरह, उसमें उसको बिड़दाते हैं, उसका बखान करते हैं और उसको मर्द नशा कहते हैं और शराब से ज्यादा लंबा चलने वाला नशा ऐसे बताते हैं। तो ये उसको लेकर बहुत सारे दोहे भी इसमें भी लिखे हुए, तो वो तो काफी लिखे हुए, लेकिन इसमें यह लिखा है कि भाई आगे, अमल का चाड़ा उत्तर पश्चिमी मारवाड़ में और दारू का पूर्व में ज्यादा है। यानी कि उत्तर पश्चिम में जो मारवाड़ है उसमें अमल का चाड़ा यानी कि जो ऐब है, जो नशा है, वो अफीम का ज्यादा है, और पूर्व के मारवाड़ में शराब का ज्यादा है। ज्यादा सरदार और जागीरदार शराब से ही मरते हैं, और जिसका पीना वे बचपने से ही दासी दासियों के साथ में खराब संगत में पढ़कर सीख जाते हैं, और फिर ढोली डाडी शराब की तारीफ के गीत गा गा कर उनको नशे को दिन दिन चढ़ाते रहते हैं। ये भी एक बड़ा कारण है। हालांकि शराब को लेकर बहुत सारे लोकगीत भी है, दुए भी है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अब मुझे लगता है कि आज का समय में उन दोवों को सुन के, गीत को सुन के चढ़ना नहीं चाहिए, उसको नेगेटिव कंपटीशन नहीं होना चाहिए। लेकिन पहले क्या कि चढ़ाते थे, जो आसपास थे जागीरदारों के, ठाकुर साहब के आसपास, तो बिगाड़ने में लगे रहते थे। ये इसमें स्पष्ट लिखा है इस बुक में। तो इसमें एक दोहा भी लिखा हुआ है, दारू पियो रंग करो न राता राखो नैण, बेरी थाना जड़ मरेले सुख पावेला शैण। दारू दिल्ली आगरो ने दारू बीकानेर, दारू पियो साहिबा कोई 100 रुपया रो शहर। दारू तो बकबक करे शीशी करे पुकार, हाथ प्यालो धन खड़ी ने पियो राजकुमार। तो ऐसे ऐसे दो बना बना के फिर चढ़ाया जाता था। और बाजे सरदार ऐसे भी होते थे, बाजे यानी कि कुछ कुछ, ये पर्शियन लैंग्वेज का ज्यादा प्रभाव है उस समय की, जो मारवाड़ी लैंग्वेज है राजस्थानी पे। तो कुछ सरदार ऐसे भी जो शराब को नाप तोल कर एक अंदाज से पीते और ज्यादा पीने के नुकसानों से बचकर उसके फायदों को ग्रहण करते। ये देखो आप, इसमें भी स्पष्ट लिखा है। हिस्ट्री से हमें इंस्पिरेशन भी लेनी चाहिए कि दारू अगर जब तक एज ए मेडिसिन है, दवाई रूपी है, तब तक आपकी बॉडी पे असर भी करता है, उसका फायदा भी है। लेकिन अगर आप डेली यूज का नशे के रूप में लेते तो फिर उसका कोई मतलब नहीं, फिर बर्बादी की ओर ही ले जाता है। और इसमें आगे आता है शादी और गमी की रस्में। और शादी की रस्में, सगाई की, तो मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ कि उस समय में कैसे होती है। और दूसरी है इसमें शादी के वास्ते उम्र, और ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि आजकल अगर देखते अपन बड़े लेवल पे लोग ये कहते हैं कि हिंदुओं की लड़कियां भाग जाती है, और उसमें हर जाति की ये प्रॉब्लम है। और हालांकि हिंदुओं ही नहीं, और भी दूसरे धर्मों में भी ऐसा ही होता है, लेकिन क्योंकि हिंदू मेजोरिटी में है तो वो रिपोर्टेड केसेस ज्यादा होते हैं, और दूसरे जो अल्प मत में है वो नेचुरली उतना रिपोर्टेड नहीं होते। लेकिन है इसके भी, अब देखो मॉडर्न टाइम का प्रभाव कहे कुछ भी कहे, लेकिन कई इसमें 3-4 लाइनें लिखी है इसके बारे में, लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है, आप इसको समझ पाए तो। सॉल्यूशन ये है कि भाई सगाई के पीछे ब्याह होने के वास्ते कोई म्याद मुकर्रर नहीं होती, मगर छोटी उम्र में ब्याह कब करते हैं, ये राजपूतों के बारे में लिखा है। छोटी उम्र बाल विवाह होते ही नहीं थे, और शादी के वक्त बींदनी की उम्र अक्सर करके 16 से 20 वर्ष तक की है, और कभी कुछ कम ज्यादा भी हो जाती है। बचपन में ब्याह करने का रिवाज जैसा बनिया या ब्राह्मण में है, वैसा राजपूतों में नहीं। उस समय बनिया और ब्राह्मणों में बाल विवाह का प्रचलन ज्यादा था। तो 16 से 20 वर्ष की उम्र लिखी हुई है। और आजकल भारत के कानून के अनुसार 18 वर्ष की लड़की और 21 वर्ष का लड़का उम्र जो नियत की गई है कानूनन, तो इसमें देखेंगे लमसम यही उम्र ठहरती है। अब इस उम्र से कई बार क्या होता है, कई लोग मैं देखता हूं कि लड़कियां 30 क्रॉस कर जाती है, 35, हमें कैरियर बनाना, वो बनाना। क्या शादी के बाद कैरियर नहीं बनता क्या? और फिर क्या है कि कई जो नेचुरल हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसको आप रोक नहीं सकते। तो प्रकृति को हम भूल जाते हैं, बेसिक रूल जो प्रकृति के, नेचर के, वो भूल जाते हैं, और हम संस्कारों का रोना रोते रहते हैं कि भाई संस्कार ये तो ऐसा नहीं है, हमारे संस्कार ऐसे नहीं थे। संस्कार की फिर बत्ती बन जाती है, कुछ नहीं देने। तो मुझे लगता है कि ये सोल्यूशन आपको स्पष्ट लिखा हुआ है। अब आप इसको शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन
रेत में गड़ा लेते तो वो बात अलग है, लेकिन ये हर किसी के लिए, सिर्फ राजपूत जाति के लिए नहीं, हर जाति के लिए इसे सीख लेने की जरूरत है। आगे इसमें जो शादी को लेकर रस्में है उसमें सावा को लेकर लिखा है कि शादी के वास्ते बींदनी का बाप, बींद के बाप से लिखा पढ़ी या जबानी बातचीत कर ब्राह्मण से सावा निकलवाता। लिखा पढ़ी यानी कि जो बींद का नाम वगैरह, जन्म तारीख वगैरह, उसके हिसाब से फिर क्या है कि लगन निकाला जाता है, तो वो एक लिखित में ले लेता है और उसको कागज में लिखकर एक नारियल के साथ में घरों में चांदी और सोने से मढ़ा जाता है। आज भी सोने चांदी के नारियल, जैसे कई शादियों में मैं देखता हूँ कि नारियल को सोने के जो पतरे से मढ़ा जाता है चांदी से, या फिर दोनों ही चांदी के होते हैं लेकिन उस पर सोने की परत चढ़ाई जाती है, कलर चढ़ाया जाता है, ये भी होता है। तो सोने चांदी का नारियल कहते हैं और बींद के बाप के पास भेजता, उसको लगन कहते हैं। और आजकल क्या है कि जब बींद तोरण पे आता उससे पहले जो सामेड़ा होता है उसमें देते हैं। और कोई लगन भेजने के वास्ते ये भी शर्त नहीं है कि ब्याह के इतने दिन पहले ही भेजी जाए, कोई 10 दिन पहले, कोई 5 दिन पहले, कोई 15 दिन पहले भी भेजते हैं, कोई नहीं भी भेजते हैं और सावा निकलवा कर कहला देते कि फलाने दिन शादी करने के वास्ते आ जाना, यानी कि समाचार कर देते कि भाई, सावा तोरण पे भी देते। और आज भी ये रिवाज है, जैसे कई बार दूर होता है लड़के का गांव या जो जहाँ पे रहता है, तो समाचार कर देते कि भाई सावा आपको तोरण पे ही जलाएंगे। और इसमें एक और रस्म आती है कि बिंदोले बैठाना। अब आज भी बैठाते हैं तो विवाह में होती है, लेकिन उस समय कैसा होता था, जब लगन पहुंचता है तो बींद का बाप अपने बेटे को बींद बनाता है लगन के समाचार, या जब लगन सावा लिख दिया जाता है लड़की का उसके बाद में, तो इसको बिंदोले बैठाना कहते हैं। और इसकी भी कोई हद नहीं है, शादी के 10 दिन या 5 दिन पहले भी बैठा देते हैं और कोई 2-4 दिन पहले भी। ये दिन बींद के वास्ते बहुत लाड प्यार और बनाव श्रृंगार में बीतते, बींद और बींदनी दोनों के साइड में होता है, तो इसीलिए बींद राजा भी कहते हैं। और उसको रोज पिठी या उपटन लगाकर हार फूल पहनाने और पान मेवा खिलाते। पिठी तो आजकल अब लगभग ये रिवाज तो खाली सिंबॉलिक रह गया। पहले मोस्टली क्या होता है कि गांवों में ज्यादातर मैंने देखा है कि नाई पिठी करते थे डेली, उसमें जो उपटन कहते हैं, तो उसमें पिठी में क्या है कि भाई जो बींद है वो इसका रंग खिल जाएगा, थोड़ा साफ रंग हो जाएगा, गोरा हो जाएगा। तो आजकल वो काम ब्यूटी पार्लर ने ले लिया है, ब्यूटी पार्लर में खर्चा करते हैं। और भाईबंद और साथी उसको, उसके घर वाले को गाजे बाजे और नाच कूद के साथ अपने घर बुलाकर गोठ देते हैं, यानी कि जो बंदोड़ा देते हैं उसको बिंदोड़ा खिलाना कहते हैं। और जो गरीब आदमी हो तो बींद को कोई एक आध नाई या चाकर के साथ बुलाते हैं, यानी कि कोई बंदोड़ा देने वाले की हैसियत उतनी नहीं है कि बहुत सारे मेहमानों को खाना खिलाए, तो बींद और उसके साथ में नाई या कोई एक आध चाकर वगैरह चला जाता है। तो हर जैसे मतलब स्थिति है उसके हिसाब से। और कुकुम पत्री का भी लिखा है, जो कुकुम पत्री जो कार्ड शादी के, फिर बींद और बींदनी का बाप अपने भाई सगों को और मेल मिलाप वालों को एक रंगीन चांदी सोने के छींटे लगे हुए कागज पर, चांदी सोने के यानी कि गोल्डन कलर और उस कलर के, तो कागज पर चिट्ठी जिसको कुमकुम पत्री कहते हैं लिखकर शादी जलसे में शामिल होने के वास्ते बुलाते। पहले हाथ से ही लिखा जाता, प्रिंट वगैरह तो खैर होता नहीं था। और उसके आगे छोटी छोटी रस्मों के बारे में काफी इंटरेस्टिंग जानकारी, हालांकि आजकल ये ज्यादातर आज भी है, उसमें कुछ कुछ चेंजेस भी है। जैसे अब यह है तेल चढ़ाना, फिर ब्याह में 2-4 दिन या 5-7 दिन पहले बींदनी के घर का फासला देखकर बींद के तेल चढ़ाते हैं। और कोई कोई बेटी वाला ज्योतिषियों से पूछकर तेल चढ़ाने की गिनती भी लिख देता है कि इतने तेल चढ़ाए जाए। तेल 5 या 7 सुहागने औरतें मिलकर नेलाते वक्त बींद के बदन में मसलती है, और उस वक्त की गीत या तो वे खुद या जो है ढोलने और नाइने गाती है, और कुछ हंसी ठटोली भी करती है। और इसके आगे लिखा है भी कांकन डोरडा तेल चढ़ाने के पीछे कांकन डोरडा बींद बींदनी के दाएं हाथ में और पांव में बांधते हैं। वह मोड़ी का बटकर बनाया जाता है, पहले मोड़ी का, आजकल तो रेडीमेड आने लग गए। और उसमें एक मेंदल का जो छोटा सा फल होता है उसको छेदते हैं, और एक मरोड़ फली और 1-2 छोटे
छोटे छोटे छल्ले लाख के और लोहे के बांध देते थे। ये जो कांकन डोरडा में ये इतनी चीजें बनती है। और ऐसा ही एक जोड़ा कांकन डोरे का बनाकर बींदनी के वास्ते बरी के साथ ले जाते हैं। जो बरी की जो ड्रेस होती है उसके साथ में ले जाते हैं जब बारात लेकर जाते हैं। तो और भी काफी जो विवाह की जो रस्में है इसमें है काफी, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसको लेकर आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। काफी इंटरेस्टिंग जानकारी है और आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। राम राम।